वेलकम एवरीवन। हम फिर से अपने मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ पर हमने एटम के बारे में पढ़ लिया था और मेनली एएमयू और यूनिफाइड मास यूनिट इन दोनों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक, तो अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। किसी भी एटम को केमिस्ट्री में या किसी भी बुक में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे जो ए है, ए को हम क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो मास नंबर की जब भी आपसे यूनिट पूछी जाए तो लोग जनरली बच्चे जो है वो एएमयू या फिर ग्राम बताते हैं, बट यहाँ पे इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये क्या है? यूनिट लेस है, बहुत कम बच्चों को पता रहता है। और यहाँ पे जो ये एक्स है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। और इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम और बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक, तो अब जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं समझूं, जैसे आप सोडियम की बात करें तो 11 सोडियम 23, तो ये 23 क्या हो गया हमारा? मास नंबर, जो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 23। और ये क्या है? ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 23 है ये एक्चुअल में क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं? 11 है, यानी कि P की वैल्यू 11 है। तो 23 इक्वल टू 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23 माइनस 11 कितना हो गया? 12, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो टॉप पे होता है उसे बोला जाता है मास नंबर, और जो बॉटम में नंबर लिखा होता है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मास की। तो अभी जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एक एटम का मास है, जो एक एटम का मास है उसे हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे थे? एएमयू में। किस में रिप्रेजेंट कर रहे थे? एएमयू में। और एएमयू जो था वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, अगर मैं ग्राम की बात करूं तो वो हो जाएगा 10⁻⁻24 ग्राम, इसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे। और हमने देखा था कि जो एक्चुअल में एटम का मास है तो वो न्यूक्लियॉन्स के मास के बराबर है, यानी कि जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसी को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर कर रहे थे। ठीक है, तो अब अगर मैं एटॉमिक मास की सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो ये क्या हो जाएगी डेफिनेशन? इट इज अ मास ऑफ एन एटम। ठीक है, तो जो एक एटम का मास है उसी को हम एटॉमिक मास बोल देते हैं। और आपको पता है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। अगर मैं बोलूँ जो मास है हमारा एक्चुअल वो क्या है? एटॉमिक मास, तो ये एक्चुअल में मास किसके बराबर होगा? टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसके बराबर होगा। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर 0.1 है, इसमें अगर आप 0.0001 को
ऐड करोगे तो नियर अबाउट इसी के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। और जबकि हम पढ़ चुके हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कुछ 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो नियर अबाउट सेम होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, ये 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, यही होता है ना। तो अब देखो, अभी -27 है, -23 ऐड कर दोगे तब भी वो नियर अबाउट इसी के बराबर था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये टोटल मास को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे। तो एक्चुअल में जो एटॉमिक मास लेते हैं हम वो किसके बराबर लेते हैं, मास ऑफ, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस, तो ये टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो गया। और कैसे लिख सकते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। और हमें ये तो पता ही है कि ये दोनों मास क्या हैं, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको n से डिनोट करूं, इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस, और इसको p से डिनोट करूं, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। और जबकि हमें पता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, किसी भी एक का मास लिख दो, मैं यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन लिख दे रहा हूँ। और इसी को याद है हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मास नंबर। और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के बराबर है। तो इसको हम, जो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के बराबर है, जो कि एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो हम, मैं यहाँ पे AMU भी लिख सकता हूँ। तो फाइनली हमें क्या पता लगा, जो एटॉमिक मास है वो एक्चुअली में, जो हम मास नंबर याद कर रखा है हमने, जैसे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है 60, तो 60 के आगे क्या लगा देना, AMU, वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से कनेक्ट करूं, तो यहाँ पे हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 11Na23, तो ये हमारा मास नंबर है। क्या है, हमारा मास नंबर है। तो मास नंबर जो 23 है, इसी के पीछे क्या लगा देना है, AMU, और इसी को आप क्या बोल दोगे, एटॉमिक मास। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूँ हीलियम, तो 2He4, तो ये मास नंबर है 4, इसी के पीछे क्या लगा दो, AMU, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एटॉमिक मास। ठीक, ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या है, अभी हम बेसिक की ही बात कर रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से होगा इस पे। देखो, अगर मैं बोलूँ हीलियम का जो एक एटम है उसका मास कितना है, 4 AMU। ठीक है, एक एटम का। अगर 2 एटम ले लूँ हीलियम के तो कितना हो जाएगा, 8 AMU। अगर मैं 3 एटम ले लूँ हीलियम के तो 12 AMU। ठीक है, तो हमें क्या पता लग रहा है, 3 एटम पता लग रहे हैं हीलियम के 12 AMU में होंगे, क्योंकि एक का 4 AMU है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आपसे कि 24 AMU क्या है हमारे पास, हीलियम का सैंपल है, तो बताओ कितने एटम है। तो आप क्या करोगे, 24 AMU जो दे रखा है, इसको 4 AMU, जो 1 एटम है हीलियम का मास का, उससे डिवाइड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 6 एटम किसके मिलेंगे, ये हीलियम के। यानी कि अगर हमें AMU में कोई भी क्वांटिटी दे रखी हो और नंबर ऑफ एटम निकालने हो, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम तो गिवन मास
किस में होना चाहिए, ये AMU में अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, इस तरीके से आप पे क्वेश्चन बन सकता है एटॉमिक मास। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल क्या है, तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, एग्जिस्ट करता है, उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे क्लास 9th में बात करूँ मैं, तो क्लास 9th में हमने एटम और मॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि एटम आर हाईली अनस्टेबल, क्योंकि एटम की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो केमिस्ट्री में बेसिक फंडा है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो उतना ही कम स्टेबल होता है। तो जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स है वो ऐसी क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जबकि एटम क्या है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जब एटम अपनी एनर्जी लूज़ करके कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक, तो अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है एटमोसिटी। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल में है, उसी को हम क्या बोल दे देते हैं, एटमोसिटी। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल बात करूँ हीलियम, तो इसकी एटमोसिटी कितनी हो जाएगी, 1। ऑक्सीजन में कितने एटम दिख रहे हैं, 2, तो इसकी कितनी हो गई, 2। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 3 और 4 7, तो इसकी एटमोसिटी कितनी हो जाएगी, 7। यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस, 4, और ये भी 4 है, तो कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम एटमोसिटी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे एटॉमिक मास पढ़ा वैसे ही जब मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, एटम अपनी एनर्जी लूज़ करता है, तो अपने जैसे या डिफरेंट एटम के साथ जब कंबाइंड होके एक कंपाउंड बनता है या बोलते हैं, तब हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ अ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उन एटम के मास को अगर हम सम कर देते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। और एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं सिंपल, इट इज अ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो एटम के मास को हम AMU में रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, अब एटम, 2 एटम कंबाइन होकर मान लो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया, तो वो भी 2 छोटे मिलेंगे तब भी वो कितना ही बड़ा हो पाएगा, वो भी छोटा ही रहेगा। तो मॉलिक्यूल, जब एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं तो वो भी किस में लिखा जाता है, AMU में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में मोलर मास का सम कर रहे हैं तो हम किसका सम कर रहे हैं, सॉरी एटॉमिक मास का सम कर रहे हैं, तो हम किसका सम कर रहे हैं, वो एक्चुअल में सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर मास की, तो ये क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मास है। जैसे मान के चलो H2O है, तो H2O में एक H है प्लस एक और H है प्लस एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के मास की मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाता है, 1 AMU प्लस दूसरा हाइड्रोजन 1 AMU प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16 AMU। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 18 AMU के बराबर। इस तरीके से एक और देख लो, जैसे अगर हमें H2SO4 का निकालना हो, तो H2SO4 में कितने, 2H प्लस एक सल्फर और 4 क्या है, ऑक्सीजन एटम है। तो इसका 1 AMU प्लस इसका भी 1 AMU, सल्फर का कितना होता है, 32 AMU, और ये 4 × 60 AMU। तो ये जब आप सम करोगे तो हो जाएगा 98 AMU। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ एक वाटर का मॉलिक्यूल है,
तो इसका मास कितना हो जाएगा 18 AMU। ऐसे ही मैं बोल दूँ 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो कितना हो गया 36 AMU। ऐसे ही मैं बोल दूँ 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो आप क्या बोल दोगे, हो गया 72 AMU, यही बोलोगे। अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ लूँ, अब मैं तुमसे बोलूँ कि हमारे पास 72 AMU H2O का क्या है, सैंपल है। अब मैं पूछ लूँ बताओ इसमें कितने H2O के मॉलिक्यूल होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक का मास हमें पता है तो इसको क्या करोगे आप 72 AMU से डिवाइड कर दोगे किसको 18 AMU से, तो कितना आ जाएगा 4। तो आप क्या बोल दोगे 4 मॉलिक्यूल होंगे किसके H2O की। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो अगर हम कंपैरिजन करें किसमें, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास में हमने क्या सीखा, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है जिसको हम क्या बोलते हैं मास नंबर। तो इस मास नंबर में आप किससे मल्टीप्लाई कर दो AMU में, तो वही आपका एटॉमिक मास हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ हीलियम तो 2He4 होता है तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 4 AMU। ऐसे ही मैं ऑक्सीजन का बोलूँ 8O16 तो कितना हो जाएगा 16 AMU। ऐसे ही मैं मैग्नीशियम का बोलूँ 12Mg24 तो आप क्या बोल दोगे 24 AMU। ऐसे ही सल्फर का बोलूँ 16 सल्फर 32 तो कितना हो जाएगा 32 AMU। ठीक, तो इस तरीके से एटॉमिक मास सेम मॉलिक्यूल में भी रहेगा। अगर मैं किसकी बात करूं, मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, तो मॉलिक्यूलर मास में भी क्या रहता है, जैसे H2SO4 है तो इसमें जब आप 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन के सम करोगे सबके एटॉमिक मास का तो ये लगभग 98 आएगा, तो यहाँ पे आप AMU लगा दो। ऐसे ही अगर मैं CaCO3 की बात करूं तो जब आप इसका सम करोगे तो ये लगभग 100 AMU के बराबर आएगा। ठीक, ऐसे ही आप CO2 जब मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो ये लगभग 44 AMU के आसपास है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना नंबर ऑफ एटम निकालने का, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमें पता लगा कि अगर हमें मास ऑफ सैंपल दे रखा है तो इसमें एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम मिलेगा। ठीक है, तो जो मास ऑफ सैंपल दे रखा होगा वो किस में दिया होना चाहिए AMU में। बात छोटी है लेकिन IIT ने इस पे एक क्वेश्चन पूछा था जो अब बच्चे तो डायरेक्ट देख के लगा देते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा क्या क्वेश्चन। ऐसे ही इसमें अगर तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले तो आप क्या करोगे, मास ऑफ सैंपल किसका, मॉलिक्यूल का किस में होना चाहिए AMU में, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अब देखो IIT ने क्या क्वेश्चन पूछा था, उसने पूछा कि क्वेश्चन इस तरीके का था कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब ए ऑप्शन दे देता है वो 18 ग्राम, क्योंकि आप जब ये चैप्टर सॉल्व करते हो तो कुछ सारी चीज़ें ग्राम में चलती हैं, अभी इसीलिए हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। बी ऑप्शन दे दिया था उसने 18 AMU। ठीक है, ऐसे ही सी ऑप्शन दिया होगा कुछ और डी ऑप्शन भी दिया होगा। ठीक है, डी में मान लेते क्या है, नन ऑफ दीज, और एक और दे दे मान के चलो 18 kg। ठीक है, तो आप पढ़ते हो पहला ऑप्शन और पहला ही ऑप्शन टिक कर देते हो, जबकि ये रॉन्ग है क्योंकि उसने 1 मॉलिक्यूल का मास पूछा है। तो जब 1 मॉलिक्यूल का पूछे तो AMU ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो इसके आगे हम मोल कॉन्सेप्ट में मोल्स के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।
थैंक यू।